इंस्टा मल्टी मिलियनियर वेटर कहानी के एपिसोड नंबर 11 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें। आप लोग पूरी कहानी सुनते हैं 1 घंटे की, लेकिन 1 सेकंड में आप एक लाइक भी नहीं करते। ये बड़ी ही गलत बात है। तो आज सभी के दोस्त लाइक करेंगे, प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे कि आपको हमारी कहानी कैसी लगती है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। द ओशियन एस्टेट। उस भव्य और आलीशान विला में अब सब कुछ शांत था। सुनैना अपने मखमली बिस्तर पर गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। ऊपर से और गेस्ट रूम में रियांश और विराट की दवाइयों के असर से दर्द वो भूल कर सो गए थे। नैना की माँ भी सालों की थकान को मिटा रही थी, लेकिन इस पूरे विला में एक शख्स था जिसकी आंखों में नींद कोसों दूर थी। देव अपने मास्टर बेडरूम में उस विशाल कांच की खिड़की के पास खड़ा था। कमरे की सारी लाइटें बंद थी। सिर्फ बाहर से आने वाले समंदर की हल्की नीली रोशनी उसके चेहरे को रोशन कर रही थी। उसने अपना वो पुराना घिसा पिटा टी शर्ट उतार दिया था। उसका गठीला और फौलादी सीना उस नीली रोशनी में किसी प्राचीन ग्रीक देवता की मूर्ति की तरह चमक रहा था। उसके एक हाथ में पानी का एक क्रिस्टल गिलास था। दूसरा हाथ उसकी पैंट की जेब में था, जहां उसकी उंगली उस जादुई स्टोरेज रिंग को सहला रही थी। देव का दिमाग इस वक्त किसी सुपर कंप्यूटर से भी 1000 गुना तेज चल रहा था। देव ने समंदर की उन उठती हुई लहरों को घूर कर अपने दांतों के बीच से इस नाम को चबाकर कहा, जोगिंदर, तूने इस शहर पर 20 साल राज किया है। तूने ना जाने कितने गरीबों का खून चूसा, कितने सुनैनाओं के ठेले तोड़े और कितने बेगुनाहों को खौफ में साय में जीने पर मजबूर किया। तेरा वो स्कॉर्पियन ग्रुप इस शहर के लिए कैंसर बन चुका है। ये सोचकर देव ने पानी का घूंट लिया और अपनी आंखें बंद करके सोचा, एक कैंसर को सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता, उसे जड़ से काटना या जलाना पड़ता है। कल कबाड़ खाने में मैंने तेरे 25 गुंडों की हड्डी तोड़ी, लेकिन वो तो सिर्फ एक चेतावनी थी। आज सुबह जब इस शहर का सूरज निकलेगा तो सूरज तेरे एम्पायर के अंत का गवाह बनेगा। और देव ने अपनी आंखें खोली, जिनमें अब एक भयंकर और खौफनाक ज्वाला धधक रही थी। देव जानता था कि अंडरवर्ल्ड के किसी माफिया को मारने से उसका एम्पायर के अंत का गवाह बनेगा, और ऐसे ही खत्म नहीं होगा। अगर जोगिंदर मर भी गया तो उसका दायां हाथ या कोई दूसरा गुंडा उसकी जगह ले लेगा। माफिया की असली ताकत उसके गुंडों में नहीं, बल्कि उसकी काली कमाई और उसके अवैध धंधों में होती है। जिस दिन एक डॉन की तिजोरी खाली हो जाती है, उसी दिन उसके अपने गुंडे उसे नोच कर खा जाते हैं। तभी आगे से देव ने अपनी मुट्ठी को कसकर कहा, मुझे जोगिंदर को सिर्फ मारना नहीं है, मुझे उसे घुटनों पर लाना है। मुझे उसके उस सारे अवैध कसिनों, उसके शराब की फैक्ट्रियां, उसके उस सारे काले गोदाम तबाह करने हैं जहां से उसका पैसा आता है। मुझे उसकी दौलत को राख में बदलना है, और फिर जब वह भिखारी बन जाएगा, तब मैं उसे शहर की उसी सड़क पर घसीटूंगा जहां उसने सुनैना की मां पर हाथ उठाया था। देव ने अपनी उंगली की उस रिंग को देखा। महादेव ने उसे असीमित दौलत और अजय शारीरिक ताकत दी थी। अब इन दोनों ताकतों का असली और सबसे खौफनाक इस्तेमाल होने वाला था। देव ने अपनी अलमारी से अपना जेड ब्लैक अरमानी सूट बाहर निकाला। उसने कल के उस प्रेटिजर नकाब को हमेशा के लिए उतार फेंकने का फैसला कर लिया था। सुबह का सवेरा देवांशु ओब्रॉय के असली और सबसे खूंखार रूप का इंतजार कर रहा था। जहां एक तरफ देव अपने महल में बड़े ही शांति और संयम के साथ तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ विशाखापट्टनम के उस पुराने इंडस्ट्रियल इलाके में स्थित जोगिंदर की वो खौफनाक फैक्ट्री किसी पागलों के अस्पताल में तब्दील हो चुकी थी। जोगिंदर का गुस्सा अब एक भयानक पागलखाने का रूप ले चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, कहाँ गया वो साला? मुझे वो देव चाहिए। जोगिंदर पागलों की तरह अपनी पिस्तौल से छत की तरफ अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। गोलियों की आवाज से फैक्ट्री में खड़े वो 50-60 गुंडे खौफ से कांप रहे थे। जोगिंदर की आंखें खून से लाल हो चुकी थी। उसके सबसे खास शूटर भैरव की वो दर्दनाक हालत, उसके 25 सबसे बेहतरीन आदमियों का कबाड़ खाने में वो हश्र देखकर जोगिंदर की ईगो को वो घाव लगा था जो कभी नहीं भर सकता था। तभी जोगिंदर का दूसरा सबसे खूंखार गुंडा रंगा कांप कर आगे आया। उसने कांपते हुए कहा, बॉस, हमारे आदमी पूरे शहर में फैल चुके हैं। हमने शहर का कोना कोना छान मारा। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर सस्ती लॉन्ज, मोहल्ले के अंदर हमारे आदमी घुस चुके हैं। उसके बाद सुनकर आगे से जोगिंदर ने रंगा का कॉलर पकड़कर दहाड़ कर कहा, तो मिला क्यों नहीं अभी तक? एक 2 कौड़ी कॉलेज का स्टूडेंट
जिसके पास ना कोई गाड़ी ना कोई ठिकाना, तो क्या हवा में गायब हो गया, जमीन उसे निकल गई? उनकी ये दहाड़ सुनकर आगे से रंगा ने पसीना पोंछ कर कहा, बॉस, हमने यूनिवर्सिटी के आसपास सारे पीजी हॉस्टल खंगाल लिए। हमें पता चला कि वो देव कल दोपहर में उसी ब्लॉक सी के हॉस्टल में था, लेकिन उसके बाद वार्डन ने उसे और उसके दोस्तों को बाहर निकाल दिया। उसके बाद किसी ने उन्हें देखा ही नहीं। हमने उस सुनैना की झुग्गी का भी ताला तोड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वे अपनी माँ के साथ कहीं भाग गई है। तभी आगे से जोगिंदर ने रंगा को धक्का देकर कहा, वो कहीं नहीं भाग सकता। विशाखापट्टनम मेरा शहर है, यहाँ पत्ता भी मेरी इजाजत के बिना नहीं हिलता। वो साला कोई जादूगर नहीं है, वो इसी शहर के किसी न किसी बिल में छुपा बैठा होगा। जाओ, शहर के सारे होटल चेक करो, जितने भी अमीर लोग हैं उनके घर चेक करो। क्या पता वो किसी के यहाँ पनाह लेकर बैठा हो। मुझे कल का सूरज निकलने से पहले उसकी लाश यहाँ मेज पर चाहिए। जोगेंद्र का ऑर्डर मिलते ही स्कॉर्पियन ग्रुप के गुंडों ने पूरे विशाखापट्टनम शहर में एक भयंकर तांडव मचाना शुरू कर दिया। काले शीशों वाली एसयूवी गाड़ियां पागलों की तरह सड़कों पर दौड़ रही थी। गुंडों के हाथों से नंगी तलवारें, लोहे के रोड और बंदूकें थी। रात के उस सन्नाटे में आम लोगों के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। गुंडों की एक टोली सिटी हॉस्पिटल पहुंची, जहां दोपहर को देव ने रियांश और विराट का इलाज करवाया था। रंगा ने अपनी बंदूक की नोक पर रिसेप्शनिस्ट को डरा कर पूछा, बता साले, दोपहर को यहाँ कोई देव नाम का लड़का या दो घायल दोस्तों को लेकर आया था क्या? उसके बाद सुनकर रिसेप्शनिस्ट डर के मारे कांपने लगा। उसने काम कर कहा, जी, जी सर, वो आए थे, लेकिन वो तो दोपहर को ही डिस्चार्ज होकर चले गए। तभी आगे से रंगा ने चीख कर पूछा, कहाँ गए? उनका एड्रेस क्या है? उन्होंने पेमेंट कैसे की? आगे से रिसेप्शनिस्ट ने रोते हुए जवाब में कहा, सर, उन्होंने 80,000 का बिल पूरा कैश में चुकाया था। 500 के नोट थे, और एड्रेस के नाम पर उन्होंने सिर्फ यूनिवर्सिटी का हॉस्टल लिखा। हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद सुनकर रंगा हैरान रह गया। उसने चौंकते हुए मन ही मन बड़बड़ा कर कहा, एक फटीचर लड़का 80,000 कैश कैसे दे सकता है? दूसरी तरफ गुंडों की एक और टोली डब्ल्यू लाउंज क्लब पहुंची, जहां देव ने समीर का घमंड तोड़ा था। 40 करोड़ में क्लब खरीद लिया था। गुंडों ने क्लब के मैनेजर की गर्दन पकड़कर उससे पूछा, बता, वो देव कहाँ था? कहाँ है वो? मैनेजर, जो अब देव का वफादार बन चुका था, जिसे देव के खौफ का अंदाजा था, उसने जानबूझकर बात को घुमा कर कहा, अरे सर, वो तो एक बहुत ही अजीब सा फटेहाल लड़का था। वो एक अमीरजादे के साथ लड़ाई करके यहाँ से भाग गया। हमें नहीं पता वो कहाँ गया। वो तो पैदल ही भागा था। मैनेजर ने 40 करोड़ और देव के मालिक होने की बात छुपा ली, क्योंकि देव ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि पहचान गुप्त रहनी चाहिए। गुंडों को हर जगह सिर्फ निराशा और भ्रम मिल रहा था। उन्हें लग रहा था कि एक ऐसे फटीचर और गरीब लड़के को ढूंढ रहे हैं, जो सड़कों पर मारा मारा फिर रहा होगा। वो शहर के हर गंदे नाले, हर पुरानी बिल्डिंग, हर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उसे तलाश कर रहे थे। उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदेशा नहीं था कि उनका शिकार इस शहर के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान बन चुका है। रात के करीब 3 बज चुके थे। तभी पागलों की तरह ढूंढते ढूंढते रंगा, उसके 10 गुंडों का काफिला, 5 काली गाड़ियां विशाखापट्टनम के सबसे पोश, सबसे अमीर और सबसे सुरक्षित इलाके डायमंड क्लास सोसाइटी के मेन गेट के बाहर आकर रुका। ये वो इलाका था जहां शहर के अरबपति बिजनेसमैन, बड़े बड़े मंत्री, रिटायर्ड जजेज और विदेशी राजनयिक यहाँ रहते थे। यहाँ की हवा में भी एक अलग ही क्लास थी। रंगा की गाड़ियों के रुकते ही गेट पर मौजूद सिक्योरिटी का नजारा देखकर गुंडों की आंखें चुंधिया गई। डायमंड क्लास सोसाइटी का मेन गेट किसी आम कॉलोनी का गेट के जैसा नहीं था। ये 25 फुट ऊंचे लोहे के भारी गेट लगे थे। गेट के बाहर बूम बैरियर्स, हाइड्रोलिक बुलार्ड्स लगे थे, जो जमीन से बाहर निकले हुए थे, ताकि कोई गाड़ी जबरदस्ती अंदर न घुस सके। यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स कोई आम बूढ़े चौकीदार नहीं थे। यहाँ एक्स मिलिट्री और ब्लैक कैट कमांडोज की प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी तैनात थी। सभी गार्ड्स ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी और उनके हाथों में ऑटोमेटेड राइफल्स थे। दीवारों पर हर 5 फुट पर नाइट विजन हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगे थे। रंगा ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला, अपने हाथ में एक लोहे की रोड लेकर बाहर निकला। उसके पीछे से उसके 10-15 गुंडे भी गाड़ियों से बाहर आ गए। वो अपने उसकी गुंडागर्दी वाली अकड़ में गेट की तरफ बढ़ने लगे। तभी रंगा ने अपनी रोड को गेट पर ठोक कर बड़ी ही बदतमीजी और अहंकार से चिल्लाकर कहा, ऐ गेट खोल बे, हम जोगिंदर भाई के आदमी हैं, स्कॉर्पियन ग्रुप।
हमें अंदर जाकर चेक करना है कि कोई हमारा शिकारी अंदर तो नहीं छुपा। रंगा को लगा कि जोगिंदर का नाम सुनते ही जैसे शहर के बाकी लोग काम जाते हैं, वैसे गार्ड भी गेट खोल देंगे। लेकिन वहां के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने, जो एक लंबा चौड़ा एक्स आर्मी मेजर था, उसने अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने की जहमत नहीं उठाई। उसने बड़े ही शांत लेकिन सख्त और खौफनाक नजरों से रंगा और उसके गुंडों को देखा। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने बड़ी ही ठंडी, मशीन जैसी आवाज में कहा, अपनी ये लोहे की छड़ी अपनी जेब में रख लो। ये डायमंड क्लास सोसाइटी है। यह जोगिंदर क्या या राज्य का मुख्यमंत्री भी बिना अपॉइंटमेंट बायोमेट्रिक परमिशन के अंदर कदम नहीं रख सकता। उसकी ये बात सुनकर रंगा का ईगो हर्ट हो गया। उसे लगा कि एक मामूली गार्ड उसे जोगिंदर के नाम पर रोक रहा है। इसलिए रंगा ने अपनी पिस्तौल निकाल ली और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के सीने की तरफ तान कर धमका कर कहा, तू शायद जानता नहीं कि जोगिंदर भाई कौन है। अगर मैंने यहाँ गोली चला दी तो तू या तेरे सारे गार्ड्स कुत्तों की मौत मारे जाएंगे। चुपचाप ये गेट खोल वरना हम इसे तोड़कर अंदर घुसेंगे। लेकिन तभी 1 सेकंड के अंदर डायमंड क्लास सोसाइटी के गेट पर तैनात उन 15-20 एक्स मिलिट्री कमांडोज ने अपने अपने ऑटोमेटेड राइफल्स को कोक किया। उन सब ने एक साथ अपनी बंदूक का निशाना रंगा और उसके गुंडों के ऊपर तान दिया। माहौल में ऐसा भयंकर और जानलेवा सन्नाटा छा गया कि रंगा के हाथ में पकड़ी पिस्तौल अचानक उसे एक बड़ी छोटे और खिलौने जैसी लगने लगी। वहीं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपनी पिस्तौल अपने होस्टर से निकाली तक नहीं और वो बिल्कुल रिलैक्स खड़ा था। उसने रंगा की आंखों में देखकर बड़े ही खौफनाक सधी हुई आवाज में कहा, तुम्हारे हाथ में एक देसी कट्टा है, मेरे आदमियों के हाथ में मिलिट्री ग्रेड ऑटोमेटिक राइफल है। तुम लोग सड़क के गुंडे हो और हम वो लोग हैं जिन्होंने बॉर्डर्स पर गोलियां खाई है। अगर तुमने उस ट्रिगर को हल्का भी दबाया तो कसम भवानी की तुम में से एक इंसान भी जिंदा इस सड़क से वापस नहीं जा पाएगा। तुम्हारे चीथड़े उड़ जाएंगे। सिक्योरिटी ऑफिसर थोड़ा सा गेट के और करीब आया और उसने अपनी आवाज को थोड़ा और गहरा करके कहा, और तुम शायद ये भूल रहे हो कि इस सोसाइटी के अंदर कौन रहता है। यहाँ शहर के वो अरबपति और रसूखदार लोग रहते हैं जो तुम्हारे जोगिंदर जैसे 10-20 गुंडों को एक फोन कॉल पर एनकाउंटर में मरवा सकते हैं। अगर तुम लोगों ने इस गेट को छूने की भी कोशिश की तो कल सुबह जोगिंदर के उस स्कॉर्पियन ग्रुप का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। उसके धमकी सुनकर रंगा और उसके गुंडों ने माथे पर अब पसीने की धारें बहने निकली। उन्हें अपनी औकात का एहसास हो चुका था। वो सिर्फ निहत्थे आम लोग, चाय वाले और ठेले वालों को डरा सकते थे, लेकिन जब बात असली ताकत अरबपतियों के रसूख और ऑटोमेटिक राइफल्स की आती तो गली के गुंडों की हैसियत तो कोड़ी की रह जाती। रंगा को समझ आ गया कि अगर उसने यहाँ पंगा लिया तो उसके गुंडों को 1 सेकंड में छलनी कर दिया जाएगा। अगर किसी वीआईपी की नींद खराब हुई तो जोगिंदर भाई को पुलिस एनकाउंटर का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, रंगा को यह भी यकीन था कि वो फटीचर देव जो फटे कपड़े पहनता है वो हॉस्टल में रहता है। वो भला इस करोड़ों के विलाओं वाली सोसाइटी में कैसे घुस सकता है। यहाँ तो उसका कोई फरिश्ता भी नहीं घुस सकता। उसे लगा कि वो अपने वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए रंगा ने धीरे धीरे अपनी पिस्तौल नीचे कर ली। गुंडों को इशारा किया और रंगा ने बेसीना पहुंच कर कहा, हथियार नीचे कर लो। ये कहकर उसने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ एक कड़वी नजर डाली और कहा, हम यहाँ कोई लफड़ा नहीं चाहते, हम तो बस एक लड़के को ढूंढ रहे हैं। उसकी बात सुनकर आगे से ऑफिसर ने बड़ी बेरुखी से जवाब देकर कहा, यहाँ कोई ऐसा लड़का नहीं है, गेट आउट। वहीं रंगा और उसके गुंडे अपनी बेइज्जती का घूंट पीकर वापस अपनी गाड़ियों की तरफ दौड़ने लगे। वो अपनी गाड़ियों में बैठी, उन्होंने वहां से अपनी गाड़ियां भगा ली। उन्हें यह भनक तक नहीं लगी कि जिस शिकार का वो तलाश पूरे शहर में सड़कों सड़कों पर छान रहे हैं, वो शिकार इसी अभेद्य किले के अंदर द ओशियन एस्टेट नाम के विला के मास्टर बेडरूम में उनके इस बेबस ड्रामे पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। रात भर की वो पागलपन भरी दौड़ और खौफ का वो तांडव आखिरकार सुबह की रोशनी के सामने आ गया। जोगेंद्र के सारे आदमी थके हारे, निराश और खाली हाथ वापस उसी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में आ चुके थे। जब उन्होंने जोगिंदर को बताया कि देव का पूरे शहर में कोई सुराग नहीं मिला तो जोगिंदर ने गुस्से में आकर अपने ही 2 आदमियों पर गोलियां चला दी। पूरे स्कॉर्पियन ग्रुप में अब देव नाम का एक अनजाना सा खौफ बैठ चुका था। एक अकेला लड़का पूरे माफिया सिस्टम को धमका रहा था। वहीं उधर सुबह के 7 बज चुके थे। द ओशन एस्टेट के उस भव्य विला के
अंदर देव अपने मास्टर बेडरूम के आईने के सामने खड़ा था। आज का दिन देव की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होने वाला था। आज वो फटीचर देव का नकाब हमेशा के लिए उतारने वाला था। देव ने आज कोई पुराने जींस या धारीदार शर्ट नहीं पहनी। उसने कल मॉल से जो खरीदा हुआ अपना वो जेड ब्लैक 3 पीस अरमानी सूट पहना हुआ था। एक क्रिप्स रेड वाइन शर्ट जिसकी फिटिंग उसके चौड़े सीने को बहुत ही खौफनाक और आकर्षक लुक दे रही थी। उसके पैरों को वो चमकदार इटालियन लेदर के जूते, कलाई पर चमकती वो 25 लाख की डायमंड स्टडीड रोलेक्स घड़ी थी। देव ने अपने बालों को बहुत ही सलीके से पीछे की तरफ सेट किया। जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसमें एक ऐसा इंसान झांक रहा था जो सिर्फ दौलत का मालिक नहीं बल्कि वो साक्षात मौत और खौफ का दूसरा नाम लग रहा था। महादेव की वो अलौकिक ताकत और उसके चेहरे का वो मेंटल डोमिनेंस आज अपने पूरे चरम पर था। देव ने खुद को आईने में देखकर अपनी आवाज में एक भयंकर गूंज के साथ कहा, जोगिंदर, तूने मुझे रात भर शहर के गटरों में ढूंढा, लेकिन आज आज मैं खुद तेरे दरवाजे पर चलकर आऊंगा, और जब मैं आऊंगा तो तू अपने घुटनों पर मौत की भीख मांगेगा। देव पूरी तरह से तैयार होकर बेडरूम से बाहर निकला। उसके जूतों की टिक टिक की आवाज उस विशाल हॉल में किसी टाइम बॉम्ब की तरह गूंज रही थी। नीचे डाइनिंग टेबल पर सुनैना, उसकी मां रियांश, विराट पहले ही नाश्ता के लिए बैठे हुए थे। नौकर उन्हें फ्रेश जूस और सैंडविच सर्व कर रहे थे। जैसे देव सीढ़ियां उतर कर नीचे आया, सबकी नजरें उस पर टिक गई। उस रात उन्होंने देव को इस अवतार में देखा था, लेकिन आज सुबह की इस तेज रोशनी में वो सूट, वो घड़ी, वो देव के चेहरे का वो खूंखार कॉन्फिडेंस, सब कुछ इतना भव्य डरावना लग रहा था कि रियांश और विराट के मुंह से सैंडविच का टुकड़ा अटक गया। तभी देव ने बहुत ही भारी लेकिन प्यारी आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग फैमिली। आगे से विराट ने हकला कर कहा, गुड मॉर्निंग भाई, तू तू तो आज बिल्कुल हॉलीवुड का डॉन लग रहा है। कहाँ की तैयारी है सुबह सुबह? वहीं सुनैना ने भी देव को देखा। उसकी आंखों में देव के लिए बेतहाशा प्यार था, लेकिन साथ एक हल्की सी घबराहट भी थी। वो समझ रही थी कि देव आज इस रूप में क्यों तैयार हुआ है। तभी देव जाकर अपनी कुर्सी पर बैठा। उसने बड़े ही आराम से अपनी कॉफी का कप उठाया और एक घूंट लिया। देव ने अपनी आंखों में एक ठंडी आग के साथ कहा, आज मुझे अपने सुदैव साम्राज्य के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए निकालना है। उसकी यह बात सुनकर आगे से रियांश ने कंफ्यूज होकर पूछा, कांटा मतलब? देव ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा, जोगिंदर। उसके मुंह से यह नाम सुनते ही डाइनिंग टेबल पर एकदम से सन्नाटा छा गया। सुनैना की मां के हाथ से एकदम चम्मच छूट गया। सुनैना की मां ने घबरा कर कहा, बेटा देव, तुम उसके पास जाओगे? वो बहुत खतरनाक इंसान है। उसके पास एक पूरी गुंडों की फौज है, तुम अकेले। आगे से देव ने अपनी कॉफी का कप नीचे रखा। उसने बहुत ही शांत लेकिन एक ऐसी आवाज में कहा जो पूरे विला में गूंज गई। उसने अपनी कड़क आवाज में कहा, आंटी जी, कल तक मैं अकेला था, लेकिन आज आज मेरे पास वो ताकत है जो उस जोगिंदर के पूरे खानदान को एक पल में खाक कर सकती है। उसने मेरे भाइयों पर हाथ उठाया था, आप उसने आपके ठेले को तोड़ा। आज मैं उसी की मांद में घुसकर ऐसा दर्द दूंगा कि शहर का अंडरवर्ल्ड मेरे नाम सुनकर कांपेगा। उसकी यह बात सुनकर आगे से सुनैना ने देव को हाथ पकड़कर कहा, देव, क्या तुम सच में वहां जाने की जरूरत कर रहे हो? हम पुलिस की मदद ले सकते हैं। तुम्हारे पास पैसा है, तुम कमिश्नर से बात कर सकते हो। आगे से देव ने मुस्कुराकर सुनैना के हाथ को चूम कर कहा, पुलिस सिर्फ कागजों पर काम करती है सुनैना। जोगिंदर जैसे कैंसर को मिटाने के लिए कोई कानून काम नहीं आता। उसके लिए मुझे खुद उनके बनाए हुए नर्क में उतरना होगा। और तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं लंच तुम्हारे साथ ही करूंगा। ये कहते हुए देव अपनी जगह से खड़ा हुआ। देव ने अपने बाउंसर कमांडर को जो हॉल में खड़े थे उनको ऑर्डर देकर कहा, मुनीश को फोन करो, उसे कहो कि मुझे जोगिंदर के सबसे बड़े अवैध कसिनो और उसके सबसे बड़े शराब के गोदाम का पूरा एड्रेस चाहिए। आज मैं उसके धंधे की कमर तोड़ दूंगा। आगे से कमांडर ने गोदाम का पूरा एड्रेस चाहिए ये बोलकर यस बॉस कर दिया। तभी देव ने एक आखिरी बार अपने दोस्त और सुनैना की तरफ देखकर कहा, तुम लोग घर पर आराम करो, आज टीवी पर न्यूज देखना, विशाखापट्टनम में आज बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। ये कहकर देव मुड़ा और विला के मेन दरवाजे की तरफ बढ़ गया।
बाहर पोर्च में आज वो खूंखार मैटे ब्लैक फरारी नहीं, बल्कि एक बहुत ही विशाल और बुलेट प्रूफ कैडिलैक एस्केलेड खड़ी थी। वो गाड़ी जिसे देव ने कल रात ही स्पेशल ऑर्डर पर मंगवाया था। इस गाड़ी का रुतबा किसी टैंक से कम नहीं था। उसके पीछे 3 फॉर्च्यूनर गाड़ियां तैयार खड़ी थी, जिनमें 15 बहुत ही मजबूत हथियारों से लैस बाउंसर्स बैठे थे। देव बहुत ही शान से चलता हुआ बाहर आया। कमांडर ने अदब से कैडिलैक का पिछला दरवाजा खोला और तभी देव अंदर बैठ गया। उसने बहुत ही ठंडी आवाज में ऑर्डर देकर कहा, जोगिंदर के मेन कसिनो की तरफ। तभी गाड़ियां धीमी रफ्तार से चलना शुरू हो चुकी थी। मैं चाहता हूं कि पूरे शहर में देवांशु ओबरॉय आ रहा है, ऐसा चलो। इसी के साथ काफिला धीरे धीरे बहुत ही डरावने और भारी गूंज के साथ डायमंड क्लास सोसाइटी के गेट से बाहर निकला। विशाखापट्टनम की सुबह आज बहुत ही खामोश थी। लोग अपने अपने कामों पर जा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने उस काले और खौफनाक गाड़ियों के काफिले को शहर की सड़कों पर गुजरते देखा, तो सबके कदम अपने आप रुक गए। वो फटीचर देव जो कल तक ऑटो और बस के धक्के खाता था, आज वो इस शहर का काल बनकर अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन का सर्वनाश करने निकल पड़ चुका था। जोगेंद्र की मौत अब देव के उन महंगे इटालियन जूतों के नीचे कुचले जाने का इंतजार कर रही थी। एक बहुत ही भयंकर, खूनी और बिना रहम वाले महासंग्राम का बिगुल बज चुका था। विशाखापट्टनम की सड़कों पर आज सुबह से ही एक आम सुबह जैसी नहीं थी। एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई तूफान आने वाले से पहले सन्नाटा। देव की भारी भरकम बुलेट प्रूफ कैडिलैक एस्केलेड, उसके पीछे चल रही 3 फॉर्च्यूनर गाड़ियों का काफिला किसी मौत के रथ की तरह शहर की सड़कों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। देव अपनी कैडिलैक की पिछली सीट पर अपने उस जेड ब्लैक अरमानी सूट में बड़े ही शान और खामोशी से बैठा था। उसकी आंखों पर एक ब्लैक डिजाइनर गोगल्स थे और उसकी उंगलियां एक लय में अपनी रोलेक्स घड़ी के डायल को थपथपा रही थी। तभी आगे से सीट पर बैठे कमांडर ने पीछे मुड़कर बहुत ही अदब से कहा, बॉस, हम जोगिंदर के सबसे इलीगल कसिनो द रॉयल क्लब के करीब पहुंच चुके हैं। उसकी यह बात सुनकर आगे से देव ने एक हल्की सी खतरनाक मुस्कान देकर कहा, गाड़ी सीधा मेन गेट के ऊपर रोकना, तुम सब बाहर ही रहना। अंदर जो भी होगा वो मेरे और जोगिंदर के कुत्तों के बीच होगा। द रॉयल क्लब विशाखापट्टनम के बाहरी इलाके में स्थित एक बहुत ही आलीशान और 3 मंजिला क्लब था, जो बाहर से तो एक आम एलीट क्लब लगता था। इसके अंदर बेसमेंट में शहर का सबसे बड़ा, सबसे गैर कानूनी कसिनो चलता था। यही वो जगह थी जहां से जोगेंद्र की काली कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा आता था। शहर के बड़े बड़े बिल्डर, भ्रष्ट नेता और कर्मचारी, अंडरवर्ल्ड के लोग यहाँ आकर करोड़ रुपए जुए में उड़ाते थे। इस क्लब के बाहर जोगिंदर के बहुत ही खूंखार हथियारों से लैस बाउंसर खड़े रहते थे। देव की कैडिलैक एक बहुत ही जोरदार और भारी आवाज के साथ कसिनो के मेन दरवाजे पर आकर रुकी। गाड़ियां फॉर्च्यूनर भी रुक चुकी थी। देव के 15 बाउंसर्स तुरंत गाड़ियों से उतरे। उन्होंने कैडिकल को चारों तरफ से घेर लिया। कसिनो के बाहर खड़े जोगिंदर के बाउंसर्स से नजारा देखकर चौंक गए। उन्हें लगा कि शायद ये कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर या किसी दूसरे राज्य का माफिया आया है। कमांडर ने आगे बढ़कर कैडिलैक का दरवाजा खोला। तभी देव ने अपने इटालियन लेदर जूतों को जमीन पर रखा और बहुत ही शाही अंदाज में गाड़ी से बाहर निकला। उसने अपने कोट के बटन बंद किए, अपने गोगल्स को उतारा, एक बहुत ही ठंडी और खौफनाक नजर से कसिनो की उस भव्य बिल्डिंग को देखा। तभी देव ने अपने आदमियों को ऑर्डर देकर कहा, तुम सब यही रुकना। ये कहकर वो मेन गेट की तरफ बढ़ गया। तभी गेट पर खड़े जोगिंदर के 2 भारी भरकम बाउंसर्स ने देव का रास्ता रोकने की कोशिश करके कहा, सर, यहाँ सिर्फ मेंबरशिप वालों को अंदर जाने की इजाजत है। आपका वीआईपी कार्ड कहाँ है? लेकिन आगे से देव अपनी जगह पर नहीं रुका। उसने चलकर बिना उन बाउंसर्स की तरफ देखे अपने उस मेंटल डोमिनेंस का इस्तेमाल किया। देव की आंखों में वो झलक, वो खौफनाक ओरा जो उसके शरीर से निकल रहा था। उसने उन दोनों बाउंसर्स के पैरों को वहीं जमीन पर फ्रीज कर दिया। उनके हाथ अपने आप नीचे गिर गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सामने कोई इंसान नहीं, साक्षात मौत खड़ी है। इसके बाद देव बिना कोई कार दिखाए बहुत ही इत्मीनान से कसिनो के उन भारी कांच के दरवाजों को धकेल कर अंदर बेसमेंट की तरफ बढ़ गया। बेसमेंट के अंदर का नजारा किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन के जैसा था। वहां बहुत ही कम रोशनी थी, नीली और लाल लाइट चमक रही थी।
हवा में बहुत ही महंगी सिगार और विदेशी शराब की महक घुली थी। दर्जनों गोल टेबल, पोकर के टेबल, स्लॉट मशीनें लगी हुई थी। टेबल के चारों तरफ बहुत ही रईस और लालची लोग बैठे थे, जो लाखों करोड़ रुपए की चिप्स के दांव लगा रहे थे। वहां बहुत ही खूबसूरत लड़कियां शराब सर्व कर रही थी। इस पूरे कसिनो का इंचार्ज और जोगिंदर का सबसे भरोसेमंद कुत्ता राका ऊपर एक कांच के कैबिन में बैठकर सीसीटीवी कैमरे से पूरे कसिनो पर नजर रखे हुए था। देव सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसके सूट की वो फिटिंग, उसके चलने का वो रुतबा, उसके चेहरे का वो खौफनाक कॉन्फिडेंस पूरे कसिनो में एक अलग ही गूंज पैदा कर रहा था। लोग मुड़ मुड़ कर उस अनजान और अरबपति दिखने वाले शख्स को देख रहे थे। तभी देव सीधा चिप काउंटर पर गया। काउंटर पर खड़े कैशियर ने देव को देखकर बहुत ही अदब से पूछा, वेलकम सर, मैं आपके लिए कितनी चिप्स दे दूं? देव ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला, जहां उसकी जादुई रिंग थी, और उसने रिंग को कमांड दिया। पलक झपकते ही उसके हाथ में एक बड़ा सा काले रंग का लेदर बैग आ गया। उसने विला से निकलने से पहले रिंग में जो स्टोर किया था। देव ने वो भारी बैग काउंटर पर रखा और अपनी उसकी चैन खोल दी। देव ने अपनी भारी और मखमली आवाज में कहा, इसमें पूरे 10 करोड़ रुपए कैश है। मुझे 10 करोड़ रुपए की चिप्स चाहिए अभी। इतने कैश को देखकर कैशियर की आंखें फट गई। 10 करोड़ कैश! इस कसिनो के बड़े बड़े रईस जो आते थे, लेकिन कोई भी इतना बड़ा कैश ये लेकर दांव नहीं खेलता था। कैशियर ने तुरंत हड़बड़ाकर पैसे गिने और देव को 10 करोड़ रुपए की बहुत ही प्रीमियम और भारी चिप्स से एक भारी ट्रे दे दी। देव ने वो चिप्स की ट्रे उठाई और सीधे कसिनो के बीचों बीच रखे उस सबसे बड़े और सबसे हाई स्टेक्स रोलेट टेबल की ओर बढ़ गया। रोलर टेबल पर एक बहुत ही बड़ा और घूमता हुआ व्हील होता है, जिसमें 0 से लेकर 36 तक नंबर लिखे होते हैं। डीलर एक छोटे से सफेद गेंद पर उसे घूमते हुए व्हील में डालता है। गेंद जिस नंबर पर रुकती है वो नंबर जीत जाता है, और अगर आप सीधे किसी एक नंबर पर पैसा लगाते हैं तो नंबर आ जाता है, तो आपको अपने पैसे का 35 गुना ज्यादा पैसा मिलता है। देव जाकर टेबल के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। वहां पहले से 3-4 बड़े ही अमीर लोग दांव खेल रहे थे। तभी डीलर ने देव के 10 करोड़ की चिप्स देखकर घबरा कर कहा, सर आप दांव लगाना चाहेंगी? देव ने कहा, हाँ। महादेव ने उसको जो अलौकिक शक्ति दी थी वो शारीरिक नहीं थी, उसका दिमाग एक क्वांटम कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलने लगा था। देव की आंखों में अब एक ऐसी ताकत आ चुकी थी जिससे वो किसी भी मशीन की स्पीड, हवा के घर्षण और डीलर के हाथ के दबाव और उस घूमते हुए व्हील की स्पीड को माइक्रो सेकंड में कैलकुलेट कर सकता था। तभी डीलर ने पहिया घुमाया और वो सफेद गेंद उसमें डाल दी। तेजी से गेंद गोल वो घूमने लगी। वहीं इस गेंद को देखकर देव का दिमाग कैलकुलेशन कर रहा था। उसने हड़बड़ा कर मन में सोचा, व्हील की स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड, गेंद का वजन 20 ग्राम, हवा का दबाव, डीलर के फेंकने का कोण। गेंद 8.5 सेकंड बाद रुकेगी और ये रुकेगी नंबर 17 ब्लैक पर। वो ये सब कैलकुलेशन कर रहा था, तभी डीलर ने पूछा, कोई और दांव? तभी देव ने अपने 10 करोड़ रुपए की वो पूरी पूरी चिप्स बिना एक सेकंड सोचे नंबर 17 ब्लैक के एक खांचे में धकेल दी। ये देखकर पूरी टेबल सन्न गई। आसपास के लोग अपनी कुर्सियों पर खड़े हो गए। एक साथ 10 करोड़ रुपए, वो भी एक सिंगल नंबर पर। अगर 17 नंबर नहीं आया तो ये इंसान एक झटके में 10 करोड़ रुपए हार जाएगा। तभी डीलर ने काम कर कहा, सर आप ये क्या कर रहे हैं? आप श्योर हैं? उसका ये सवाल सुनकर आगे से देव ने ठंडी आवाज में कहा, घुमाओ इसे। डीलर भी तुरंत काम पर लग गया। गेंद व्हील में घूमती रही। टिक 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 आवाज कम होने लगी। गेंद धीरे धीरे उछलकर नंबरों पर गिरने लगी। सबकी सांसें अटकी हुई थी, लेकिन देव अपनी जगह पर एक पत्थर की तरह, मूर्ति की तरह शांत खड़ा था। और फिर गेंद ने अपना आखिरी उछाल लिया, जाकर ठीक नंबर 17 ब्लैक के खांचे में बैठ गई, जिससे पूरे कसिनो में एक ऐसा धमाका हुआ जैसे कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। लोग चीख पड़े। एक अमीर औरत ने चिल्लाकर कहा, हे भगवान, ये जीत गए। एक और आदमी ने हैरान होकर कहा, 10 करोड़ का 35 गुना मतलब 350 करोड़ रुपए।
तभी एक और आदमी ने शौक में कहा, अरे ये इंसान है कौन? दूसरी तरफ डीलर पसीने से नहा चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कसिनो के नियम के मुताबिक 350 करोड़ रुपए की वैल्यू स्पेशल डायमंड चिप्स की तरफ बढ़ा दी। वहीं ऊपर शीशे के कैबिन में बैठा मैनेजर राका ये नजारा देखा तो उसके पैर उतले की जमीन खिसक गई। राका अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, यह कमीना कौन है? एक झटके में 350 करोड़? ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता। ये कोई पक्का कोई चीटर है। इसने व्हील को हैक किया है। राका का पसीना छूट गया। जोगिंदर को इतनी बड़ी काली कमाई एक झटके में एक अनजान लड़का लूट के ले गया। अगर जोगिंदर को पता चला तो राका की खाल उधेड़ देगा। इसलिए राका ने तुरंत अपने वॉकी टॉकी पर कसिनो के सबसे भारी और खूंखार बाउंसर्स को ऑर्डर देकर कहा, सुलेमान, जग्गू, अपने 20 लड़कों को तुरंत उस राउलेट टेबल पर पहुंचो। उस सूट वाले लड़के को पकड़कर मेरे वीआईपी रूम में लेकर आओ। अगर वो कोई होशियारी करे तो उसकी टांगें तोड़ देना। मुझे उसका एक एक पैसा चाहिए। वहीं उधर देव अपनी जगह पर बड़े ही शान से खड़ा था। वो अपने 350 करोड़ की चिप्स को अपनी उंगलियों से सहला रहा था। उसे पता था कि क्या होने वाला है। उसे पैसे जीतने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस जोगिंदर के उस मैनेजर और उसके गुंडों को बिल से बाहर निकालने के लिए एक चारा डाल रहा था। उसका यह चारा बहुत ही सटीक जगह पर लगा भी था। तभी कसिनो के चारों तरफ कम से कम 20 बहुत ही विशालकाय 6-6 फुट लंबे हथियारों से लैस बाउंसर्स ने देव को चारों तरफ से घेर लिया। कसिनो में खेल रहे बाकी रईस और अमीरजादे अपनी जान बचाकर पीछे हट गए। डर के मारे कोने में दुबक गए। म्यूजिक बंद कर दिया गया। तभी इन 20 बाउंसर्स का लीडर सुलेमान, जो दिखने में किसी खूंखार भालू जैसा लग रहा था, वो आगे बढ़ा और सुलेमान ने देव के करीब आकर अपनी गंदी और भारी आवाज में कहा, ओए हीरो, तेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, तू जीत गया। लेकिन अब हमारे बॉस राका भाई तुझे अपने वीआईपी रूम में मिलना चाहते हैं। शांति से अपनी ये चिप्स उठा और उन हमारे साथ चल, वरना ये 350 करोड़ तो छोड़, तेरी हड्डियां भी तेरे घर वाले को नहीं मिलेगी। उसकी ये धमकी सुनकर आगे से देव ने सिर में अपना थोड़ा हिलाया और उसकी वो खौफनाक और लाल आंखें जब सुलेमान की आंखों से टकराई तो सुलेमान को लगा जैसे उसके अंदर एक खून पल जैसे जम गया हो। तभी देव ने एक बहुत ही शैतानी, खौफनाक और मौत से भरी मुस्कान दी। उसने अपने सूट के बटन बहुत ही शान से खोले, अपनी रोलेक्स घड़ी को थोड़ा सा एडजस्ट किया और कहा, तुम्हारे उस मैनेजर रागा को मेरा पैगाम दे दो। कह दो कि देवांशु ओबरॉय को पिछले अंधेरे कमरे में मिलने की आदत नहीं है। अगर उसे अपने 350 करोड़ रुपए चाहिए तो खुद आकर मेरे जूतों के पास आए। और रही बात तुम्हारी, ये कहकर देव ने अपनी गर्दन को हल्का सा दाईं तरफ मोड़ा, जिसमें एक तेज कड़क की आवाज आई और तभी उसने अपना बात को आगे बढ़ाकर कहा, तो तुम कुत्तों को मैं यहीं इसी रौलेट टेबल पर जिंदा दफन करूंगा। ये वही देव के मुंह से देवांशु ओबरॉय का नाम सुनते ही सुलेमान और बाकी बाउंसर्स का दिमाग सुन पड़ गया। ये वही नाम था जो कल रात पूरे स्कॉर्पियन ग्रुप में खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। सुलेमान ने हड़बड़ाकर चिल्लाकर अपने बाउंसर से कहा, ये वही देव है, मारो साले को। राका भाई ने कहा इसकी टांगे तोड़ दो। सुलेमान का ऑर्डर मिलते ही 20 खूंखार बाउंसर्स हाथों में लोहे के पंच और डंडे लेकर देव पर टूट पड़े। उन्हें लगा कि ये सूट पहना हुआ एक रईस जदा उनके एक मुक्के में ढेर हो जाएगा। लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि एक इंसान से नहीं बल्कि एक ऐसे काल से लड़ने जा रहे हैं जिसे महादेव ने खुद अपना वरदान दिया है। वहीं सुलेमान ने भी अपनी उंगलियों में लोहे का पंच पहना था। उसने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर देव के जबड़े को तोड़ने के लिए एक बहुत ही खतरनाक और तेज मुक्का हवा में चला दिया था। वो लोहे का मुक्का देव के चेहरे के बिल्कुल करीब था। आसपास खड़े लोगों के डर के मारे उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन देव देव अपनी जगह से 1 मिलीमीटर भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी आंखें भी नहीं झपकाई। जैसे वो मुक्का देव के जबड़े से टकराने वाला था, देव का बायां हाथ बिजली की तेज स्पीड से उठा। देव ने सुलेमान के उस लोहे के पंच वाले मुक्के को हवा में ही अपने नंगे हाथ की हथेली से जकड़ लिया। सुलेमान की आंखें फट गई। उसने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन उसका हाथ 1 इंच भी नहीं बढ़ा। उसे लगा जैसे उसका हाथ किसी लोहे की मशीन के जबड़े में फंस गया हो। तभी देव ने एक खौफनाक मुस्कान के साथ सुलेमान की आंखों में देखकर बहुत ही ठंडी आवाज में कहा,
ये लोहे के खिलौने बच्चों को डराने के काम आते हैं सुलेमान। ये कहते हुए अगले ही सेकंड देव ने सुलेमान के एक हाथ को इतनी भयंकर ताकत से मोड़ा और दबाया कि सुलेमान की उंगलियों की हड्डियां उस लोहे के पंच के अंदर ही चूर चूर हो गई। हड्डियों के टूटने की भयानक आवाज पूरे कसीनों में गूंज गई। सुलेमान दर्द से पागलों की तरह चिल्लाया। उसका शारीरिक दर्द के मारे उसका नीचे झुकना बड़ा आम था, लेकिन देव ने उसे वहां नहीं छोड़ा। उसने अपने दाएं हाथ से सुलेमान के सूट का कॉलर पकड़ा और उस 110 किलो भारी भरकम बाउंसर्स को एक हाथ में ही हवा में उठा दिया। सुलेमान के पैर जमीन से 2 फुट ऊपर हवा में झूलने लगे। उसका चेहरा खौफ और दर्द से नीला पड़ चुका था। देव ने वो भारी और मजबूत लकड़ी के राउलेट टेबल के ऊपर उसे पटक दिया। सुलेमान के वजन और देव की ताकत के कारण वो टेबल 2 टुकड़ों में टूट गई। सुलेमान की पसलियां भी टूट चुकी थी और वो खून थूक कर वहीं बेहोश हो गया। ये नज़ारा देखकर बाकी के 19 बाउंसर्स का खून सूख गया, लेकिन वो अंडरवर्ल्ड के पाले हुए कुत्ते थे। उन्होंने एक साथ देव को घेर लिया और जिसकी वजह से अब देव ने अपनी असली तांडव शुरू किया। तभी एक गुंडे ने पीछे से एक भारी लोहे की रोड से देव के सिर पर वार किया। देव ने बिना पीछे मुड़े सिर्फ अपने कानों से रोड की हवा को चीरने की आवाज को सुन लिया था। उसने बहुत ही फुर्ती से अपने शरीर को हल्का सा झुकाया और फिर अपनी कोहनी को इतनी जोर से पीछे की तरफ मारा कि वो कोहनी सीधे उस गुंडे की पसलियों में जाकर धंस गई। गुंडे की पसली टूट गई। वो हवा में उछलकर पीछे रखी स्लॉट मशीनों से जा टकराया, जिसकी वजह से मशीनें भी टूट गई और सिक्कों का एक झरना जमीन पर गिरने लगा। तभी दो और बाउंसर्स ने एक साथ देव के ऊपर डंडों से हमला किया। आगे से देव ने अपने दोनों हाथों को हवा में ऊपर उठाया। उसने अपने फोरआर्म्स पर उन दोनों लोहों के डंडों को वार लिया। आम इंसान की हड्डियां इस वार से चूरा हो जाती, लेकिन देव के हाथ लोहे से ज्यादा मजबूत थे। डंडे ने देव से टकराकर देखा कि ये बाउंसर्स की आंखें फट गई। तभी देव ने अपने दोनों हाथों से उन दोनों बाउंसर्स की गर्दन को पकड़ा। उसने बहुत ही भयानक तरीके से उन दोनों को सिरों को आपस में एक दूसरे की इतनी जोर से टकराया कि दोनों के सिर से खून का फवारा फूट पड़ा। वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। देव उस कसिनो के फ्लोर पर किसी तूफान की तरह घूम रहा था। उसका वो डिजाइनर अरमानी सूट अभी भी बिल्कुल साफ था। उसकी चाल में कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सदी हुई क्रूर और राजाओं वाली चाल थी। तभी एक बाउंसर्स ने अपनी जेब में से एक लंबा और रामपुरी चाकू निकाला। वो देव के पेट में घोंपने के लिए दौड़ा। देव ने अपनी लाल आंखों से उसे देखा। जैसे ही देव के करीब बाउंसर आया, देव ने बहुत ही सफाई से अपने बाएं पैर से बाउंसर्स की कलाई पर किक मारी। चाकू बाउंसर के हाथ से छूटकर हवा में उछल गया। तभी देव ने बाउंसर के उसी हाथ को पकड़ा और उसे उसी के शरीर के पीछे मरोड़ा। एक ही झटके में उसके कंधे की हड्डी को उसी जगह से उखाड़ दिया, जिसकी वजह से बाउंसर्स दर्द से बिलबिला उठा और वो जोर से चिल्लाया। वहीं उसका हाथ हवा में उछला। चाकू अभी नीचे गिर ही रहा था कि देव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस चाकू को हवा में ही उसके हैंडल से पकड़ लिया। देव ने उस चाकू को कसीनो की एक दीवार पर लगे बड़े शीशे की तरफ ताकत से फेंक कर मारा, जिससे वो शीशा चकनाचूर हो गया। उसके टुकड़े बारिश की तरह नीचे खड़े बाउंसर्स के सिर पर गिरे और लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट के अंदर द रॉयल क्लब के वालिशान कसिनो अब एक युद्ध के मैदान में बदल चुका था। चारों तरफ टूटी हुई राउलेट टेबल, चकनाचूर हुए शीशे, बिखरी हुई शराब की बोतलें, 20 खूंखार बाउंसर्स का खून से लथपथ तड़पता हुआ ढेर लगा था। कोई अपनी टूटी हुई टांग पकड़कर रो रहा था, किसी का जबड़ा टूट रहा था, तो किसी की पसलियां चूर चूर हो चुकी थी। कसिनो में मौजूद वो सारे रईस, वो अमीर, लड़कियां और ग्राहक सब के सब डर के मारे जमीन पर बैठे हुए कांप रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक सूट पहना हुआ लड़का अकेले बिना किसी हथियार के 20 हथियारों से लैस गुंडों का ये हश्र कर सकता है। वहीं देव बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। उसकी सांसें बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, जैसे उसने कोई मेहनत ही ना की हो। उसका सूट वैसा का वैसा ही इस्त्री किया हुआ था। ऊपर कांच के कैबिन में बैठा मैनेजर राका ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। राका का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसकी पैंट गीली हो चुकी थी। वो थर थर कांप रहा था।
उसने डर के मारे कांप कर कहा खुद से, ये ये इंसान नहीं है। जोगिंदर भाई ने बिल्कुल सही कहा था, ये साक्षात शैतान है। इसने मेरे 20 सबसे बेस्ट आदमियों को गाजर मूली की तरह काट दिया। राघव को समझ आ गया कि अगर वो यहाँ रुका तो देव उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने हड़बड़ाहट में अपने कैबिन की तिजोरी खोली और उसमें कुछ कैश और एक लोडेड ऑटो कैलिबर 9mm मौजर पिस्तौल निकाली। राका कैबिन के पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही राका ने दरवाजा खोला, बाहर सीढ़ियों की तरफ भागा। उसके सामने एक दीवार खड़ी थी, और वो कोई दीवार और नहीं, वो देव ही था। देव की स्पीड इतनी तेज थी, राघव को पता नहीं चला कि वो कसिनो के फ्लोर से सीढ़ियां ऊपर चढ़कर कैबिन तक कब पहुंच गया। देव की वो लाल और खौफनाक आंखें सीधे रागा की आंखों में मुड़ गई थी। उसने रागा की आंखों में देखकर कहा, कहाँ भाग रहे हो राका? अभी तो मैंने तुम्हारे कसिनो का मजा लेना शुरू किया था। देव की आवाज इतनी ठंडी थी कि राका का खून जम गया। तभी आगे से राका ने डर के मारे चीख कर अपनी पिस्तौल देव के सीने की तरफ तान दी। उसने डर के मारे कांपते हुए देव को धमकाने की कोशिश करके कहा, दूर हट जा साले, वरना मैं तेरा भेजा उड़ा दूंगा। ये कहते हुए राका के हाथ इतनी बुरी तरह से कांप रहे थे, पिस्तौल भी ठीक से नहीं पकड़ पा रहा था। ये देखकर देव के चेहरे पर एक बहुत ही खौफनाक और शैतानी मुस्कान आ गई। तभी राका ने अपनी आंखें बंद की और ट्रिगर दबा दिया, लेकिन गोली नहीं चली। जबकि गोली चलने की आवाज नहीं आई तो राका ने हैरानी से आंखें खोली। उसने देखा देव का हाथ बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। देव ने पिस्तौल के बैरल को, जहां से गोली निकलती है, उसे अपने अंगूठे और पहली उंगली के बीच बड़े ही मजबूती से पकड़ लिया था। देव ने उस लोहे की पिस्तौल की नली को अपनी उंगलियों की ताकत से इस कदर क्रश किया कि वो लोहा पिचक गया और पिस्तौल का मैकेनिज्म जाम हो गया। ये देखकर राका का मुंह खुला का खुला रह गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान अपनी उंगलियों से लोहे की पिस्तौल को कैसे पिचका सकता है। लेकिन इससे पहले कि राका कुछ और सोच पाता, देव ने अपना दूसरा हाथ उठाया। राका के चेहरे पर बैकहैंड हिट से एक जोरदार तमाचा मारा। राका हवा में उड़ता हुआ वापस अपने कैबिन के अंदर जा गिरा। कैबिन के अंदर राका शीशे के टेबल से टकराया और टेबल टूट गई। राका के मुंह से खून का फवारा फूटा और उसके कई दांत टूटकर जमीन पर गिर पड़े। तभी देव बड़े ही शान से कैबिन के अंदर दाखिल हुआ। राका दर्द से कराहता हुआ जमीन पर पड़ा था। तभी देव ने नीचे झुककर राका के बालों को पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर उठाया। देव ने एक एक शब्द को बहुत ही खौफनाक लहजे में कहा, ये 350 करोड़ रुपए, ये मैं आज अपने साथ लेकर जा रहा हूँ राका। लेकिन मेरा असली मकसद ये पैसे नहीं थे। मेरा असली मकसद ये कसिनो था। ये जोगिंदर की काली कमाई का सबसे बड़ा अड्डा है ना। उसका यह सवाल सुनकर आगे से राका ने मारे कुछ बोल नहीं पाया और ये खून थूक कर डर से सिर हिलाता हुआ रहा। तभी देव ने राका के कान के पास फुसफुसा कर कहा, तो जाकर उस अपने मालिक जोगिंदर से कह देना, देवांशु ओबराय ने उसकी बैंक को हमेशा के लिए ताला लगा दिया। अब इस कसिनो में कोई जुआ नहीं खेला जाएगा। जोगिंदर की दौलत अब खाक में मिलना शुरू हो चुकी है। अगर उसमें हिम्मत है तो वो मुझे रोक कर दिखाए। ये कहते हुए देव ने राका के चेहरे पर एक झटके में जमीन को ऊपर छोड़ दिया और उसके बाद देव उसके कैबिन से बाहर आया। उसने उसे लेदर ब्लैक बैग को उठाया। उसमें 10 करोड़ कैश थे और इस साथ ही राका की तिजोरी से काउंटर से वो सारे पैसे डायमंड चिप्स अपने कब्जे में कर लिए, जिन्हें उन्हें तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग में गायब कर दिया। इसके बाद सीढ़ियों से नीचे उतरा। कसिनो के फ्लोर पर वो डरे हुए रईस और कस्टमर्स अभी भी जमीन पर कांप रहे थे। तभी देव ने अपनी भारी और कमांडिंग आवाज में पूरे माहौल को संबोधित करके कहा, यह कसिनो आज से बंद है। तुम्हारे इस पास क्लब के बाहर निकलने के लिए सिर्फ 1 मिनट का वक्त है। अगर 1 मिनट के बाद कोई भी मुझे इस बिल्डिंग के अंदर आता दिखा तो मैं उसे जोगिंदर का गुंडा समझकर जिंदा गाड़ दूंगा। निकलो यहाँ से। देव की आवाज सुनते हुए सारे अमीरजादे कस्टमर्स लड़कियां पागलों की तरह चीख कर एक दूसरे को धक्का देकर कसिनो के मेन गेट की तरफ भागने लगी। किसी को भी अपनी जान गंवाने का कोई शौक नहीं था। कुछ सेकंड में ही वो पूरा आलीशान कसिनो खाली हो गया। अंदर सिर्फ 20 टूटे हुए बाउंसर्स और ऊपर कैबिन में तड़पता हुआ राका बचा था। तभी देव ने शांत कदमों से कसिनो के मेन गेट से बाहर आकर, बाहर उसके बाउंसर अभी मर्सिडीज की तरफ चारों घेरा बनाकर खड़े थे।
उन्होंने जब देखा कि देव अंदर से बिल्कुल साफ सुथरा बिना किसी खरोंच के बाहर आ रहा है, तो उनकी आंखों में देव के लिए सम्मान और कई 100 गुना बढ़ गया था। वहीं देव ने बाहर आते ही ऑर्डर देकर कहा, कमांडर, मेरी गाड़ी के पीछे वाली डिग्गी से वो भारी लोहे की जंजीर और वो बड़ा सा ताला निकाल कर लाओ। आगे से कमांडर ने तुरंत जवाब देकर कहा, यस बॉस, और जल्द से लोहे की जंजीर और भारी ताला लेकर आ गया। देव ने कसीनो के उस भारी विशाल लोहे के दरवाजे को अपने दोनों हाथों से खींचा और उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया। फिर देव ने उस मोटे लोहे की जंजीर को उन दरवाजों के हैंडल्स के बीच कई बार लपेटा। उसने वो भारी ताला लगा दिया, उसे जंजीर के कुंडे में फंसा दिया, लेकिन देव ने उस ताले की चाबी से बंद नहीं किया। देव ने अपने उन लोहे जैसे मजबूत उंगली और हथेलियों से उस ताले के लोहे की क्लिप को इस कदर जोर से दबाया कि वो मोटा लोहा मुड़कर हमेशा के लिए आपस में लॉक हो गया। ताले का मैकेनिज्म अंदर से पूरी तरह टूट कर पिचक गया था। अब इस ताले को दुनिया की कोई चाबी नहीं खोल सकती थी। इसे खोलने के लिए अब किसी गैस कटर की जरूरत पड़ती। इसके बाद देव ने अपने हाथों को झाड़ा और उस कसीनो की उस भव्य बिल्डिंग को अपने एक आखिरी बार देखा, जो अब इसके बाद देव ने अपने हाथों से उस कब्र हो चुकी जोगिंदर की कब्र बना दी थी। देव ने अपनी आंखों से एक भयंकर और खौफनाक आग के साथ मुस्कुराकर खुद से कहा, जोगिंदर की दौलत का पहला दरवाजा बंद हो चुका है। इसके बाद देव ने बड़े ही शान से कैडिलैक की तरफ पलटकर कमांडर ने दरवाजा खोला और देव तुरंत अंदर बैठ गया। देव ने अपनी सीट पर पीछे सीट टिका कर कहा, नेक्स्ट टारगेट जोगिंदर का शराब का सबसे बड़ा गोदाम। आज का दिन स्कॉर्पियन ग्रुप के लिए बहुत लंबा होने वाला है। उसकी यह बात सुनते ही गाड़ियों का वो खौफनाक काफिला एक बार फिर इंजन की दहाड़ के साथ आगे बढ़ गया। द रॉयल क्लब कसिनो अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। जोगिंदर के एम्पायर में एक बहुत बड़ा छेद हो चुका था और वो अंडरवर्ल्ड डॉन अपनी मांद में बैठकर कयामत का इंतजार कर रहा था। विशाखापट्टनम में एक नए और अजय बादशाह का राज शुरू हो चुका था। देव की बुलेट प्रूफ कैडिकल एस्कले उसके बाउंसर्स का काफिला एक बार फिर विशाखापट्टनम की सड़कों पर किसी खूंखार अजगर की तरह रेंगने लगा था। गाड़ी के अंदर का माहौल बहुत ही शांत था, लेकिन इस शांति के पीछे एक बहुत ही गहरी और शातिर स्ट्रेटजी आकार ले रही थी। आगे की सीट पर बैठे बाउंसर्स कमांडर ने पीछे मुड़कर बड़े अदब से पूछा, बॉस, हमारा अगला निशाना जोगिंदर का सबसे बड़ा शराब का गोदाम है। क्या हमें वहां जाकर भी सीधा हमला करना है? हमारे लड़के हथियारों के साथ बिल्कुल तैयार हैं। आप बस हुक्म कीजिए, हम उस गोदाम को बम से उड़ा देंगे। देव, जो अपनी सीट पर आंख बंद किए आराम कर रहा था, उसने एक हल्की सी बड़ी चालाक मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोली। देव ने अपनी भारी और मखमली आवाज में कहा, बेवकूफ़ी की बात मत करो कमांडर। ताकत का इस्तेमाल वहां करना चाहिए जहां दिमाग ना काम आए। अगर हम सीधा जाकर उस गोदाम को जला देंगे या तोड़ देंगे, तो जोगिंदर को सिर्फ करोड़ों का नुकसान होगा। शराब की बोतलें जलेंगी, कुछ गुंडे मरेंगे, लेकिन ये कहते हुए देव आगे की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में एक बहुत ही दूरदर्शी चमक थी। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, लेकिन जोगिंदर कोई सड़क छाप गुंडा नहीं है, वो एक माफिया है। अगर हम उसका एक गोदाम जलाएंगे तो अगले 10 दिन में शहर के दूसरे कोने में 4 नए गोदाम खड़े कर लेगा। समस्या उस गोदाम में रखी शराब नहीं है कमांडर, समस्या वो सप्लाई चेन है जो उस गोदाम तक शराब पहुंचाती है। उसकी ये बात सुनकर आगे से कमांडर ने कंफ्यूज होकर कहा, सप्लाई चेन? उसके कंफ्यूजन देखकर आगे से देव ने अपनी बात को समझा कर कहा, जोगिंदर के पास खुद की कोई डिस्टिलरी या शराब बनाने की फैक्ट्री नहीं है। वो माल बाहर से मंगवाता है। कुछ ट्रांसपोर्ट कंपनी, कुछ करप्ट एक्सरसाइज ऑफिसर, कुछ बड़े सप्लायर्स हैं जो जोगिंदर को ये 2 नंबर की शराब सप्लाई करते हैं। अगर हमने उस गोदाम को उड़ा दिया तो सप्लायर्स जोगिंदर को किसी और जगह पर माल भेज देंगे। मुझे वो गोदाम नहीं, मुझे उस पूरी सप्लाई चेन की नस काटनी है। मुझे उन ट्रांसपोर्टर्स के नाम, उन सप्लायर्स के खाते और उन अधिकारियों की लिस्ट चाहिए। जब तक वो नेटवर्क नहीं टूटेगा, जोगिंदर का धंधा खत्म नहीं होगा। उसके बाद सुनकर आगे से कमांडर ने हैरानी से पूछा, तो फिर आपका प्लान क्या है बॉस? वो लोग हमें अपनी सप्लाई चेन की इन्फॉर्मेशन ऐसे तो नहीं देंगे। उसके बाद सुनकर आगे से देव के होठों पर एक शातिर मजेदार मुस्कान आ गई। देव ने अपनी कोट की जेब से गोगल्स निकाल कर कहा, देंगे कमांडर, बिल्कुल देंगे वो। जब इंसान लालच की आंखों पर पट्टी बांध लेता है
तो अपना सबसे बड़ा राज भी खुद अपने हाथों से दुश्मनों को सौंप देता है। आज देवांशु ओबरॉय नहीं, आज जोगिंदर के उस गोदाम में गुजरात का एक बहुत बड़ा और अय्याश बिजनेसमैन जाएगा। तुम बस बाहर खड़ा रहकर तमाशा देखना। विशाखापट्टनम शहर के करीब 25 किलोमीटर दूर एक वीरान और सुनसान इंडस्ट्रियल एस्टेट में जोगेंद्र का सबसे बड़ा शराब का गोदाम स्थित था। बाहर से देखने पर यह किसी पुरानी कॉटन मिल जैसा लगता था, लेकिन इसके अंदर करोड़ों की विदेशी और 2 नंबर की शराब का जखीरा मौजूद था। गोदाम के बाहर लोहे के बड़े बड़े गेट थे। वहां कम से कम 30-40 हथियारबंद गुंडे पहरा दे रहे थे। तभी गोदाम के बाहर लोहे के गेट पर धूल उड़ाती वो भारी भरकम कैडिलैक एस्केलेड 3 फॉर्च्यूनर गाड़ियां एक साथ आकर रुकी। गाड़ियों के रुकते ही जोगेंद्र के गुंडे सतर्क हो गए। उन्होंने अपनी बंदूकें तान ली। उनमें से एक गुंडे ने चिल्लाकर कहा, कौन है बे, गाड़ियां पीछे कर। इसी के साथ कैडिलैक का दरवाजा खुला, लेकिन इस बार जो इंसान बाहर निकला उसका अंदाज, उसकी चाल और उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग थी। देव ने अपना वो खौफनाक और सीरियस लुक पूरी तरह से बदल दिया था। उसने अपने अरमानी सूट के कोट को उतार कर गाड़ी में छोड़ दिया। उसने अपनी रेड वाइन शर्ट के ऊपर के 3-4 बटन खोल लिए। उसका गठीला शरीर और उस पर रिंग की मदद से प्रकट हुई एक मोटी सी चेन की साफ दिखाई देने लगी थी। उसने अपनी आंखों पर एक बहुत ही डिजाइनर गोगल्स लगाए रखे थे और मुंह पर एक महंगी क्यूबन सिगार सुलगा ली थी। देव अब एक खौफनाक डॉन नहीं, बल्कि ऐशो आराम में डूबे हुए एक गुजराती बिलियनियर की तरह लग रहा था। देव ने अपनी सिगार का एक लंबा कश लिया, हवा में धुआं छोड़कर एक बहुत ही चौड़ी चाल के साथ गेट की तरफ बढ़ा। तभी उसके पीछे खड़े 4 बाउंसर्स ने, जिन्हें देव ने बहुत ही सादे कपड़े पहना दिए थे ताकि वो किसी आम बिजनेसमैन के गार्ड लगे, वो चल रहे थे। तभी गोदाम के इंचार्ज ने, जिसका नाम बिल्ला था, अपनी पिस्तौल देव की तरफ तान कर कहा, ओए रुक जा वहीं, ये जोगिंदर भाई का इलाका है। यहाँ बिना पूछे परिंदे भी पर नहीं मारते। उसकी ये बात सुनकर देव अपनी जगह पर रुका। उसने अपने गोगल्स को उंगली से थोड़ा नीचे किया और बहुत ही घमंडी लाउड गुजराती लहजे में कहा, अरे मोटा भाई, ये पिस्तौल विस्तौल अंदर रखो यार। हम कोई पुलिस वाले थोड़ी हैं, हम तो लक्ष्मी जी को लेकर आए हैं। मेरा नाम हर्षद पटेल है, गुजरात का सबसे बड़ा लिकर किंग। हम यहाँ पर जोगिंदर भाई से बहुत बड़ा बिजनेस डील करने आए हैं। उसकी ये बात सुनकर बिल्ला ने देव को ऊपर से नीचे तक देखा। देव का वो हुलिया, वो सोने की चैन, वो सिगार और उसके पीछे खड़ी वो करोड़ों की कैडिलैक गाड़ी, ये सब देखकर बिल्ला को लगा सच में कोई बहुत बड़ा क्लाइंट फंसा है। लेकिन फिर भी बिल्ला ने पिस्तौल नीची करके शक की निगाहों से पूछा, गुजरात? गुजरात तो ड्राई स्टेट है, वहां शराब का क्या धंधा? उसकी बात सुनकर आगे से देव ने बहुत ही जोरदार और बनावटी ठाक लगाकर कहा, अरे बिल्ला भाई, गुजरात कागजों पर ड्राई है, लेकिन अंदर ही अंदर जो शराब की नदियां बहती है ना, वो आपके इस समंदर से बड़ी है। वहाँ शराब दुगने तिगने दाम पर बिकती है। रोकड़ों का बारिश होती है वहाँ। मुझे बहुत बड़े माल की सप्लाई चाहिए। मुझे बताया गया है कि पूरे साउथ में जोगिंदर भाई के बड़ा कोई माल सप्लायर नहीं है। अगर तुम मुझे अंदर ही नहीं जाने दोगे तो मैं अपना 50 करोड़ का ये ऑर्डर किसी और को दे दूंगा। फिर तुम अपने जोगिंदर भाई को जवाब दे देना। 50 करोड़ का ऑर्डर। यह शब्द सुनते ही बिल्ला के कान खड़े हो गए। उसे पता था कि अगर उसने 50 करोड़ के क्लाइंट को वापस भेज दिया तो जोगिंदर उसकी खाल उधेड़ कर उसमें भूसा भर देगा। इसलिए बिल्ला के चेहरे पर तुरंत एक लालची मुस्कान आई। उसने मुस्कुरा कर कहा, अरे अरे पटेल साहब, आप तो नाराज हो गए। आइए आइए, अंदर आइए। जोगिंदर भाई तो अभी शहर में है, लेकिन मैं इस गोदाम का मैनेजर हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये कहकर बिल्ला ने मेन गेट खुलवाया। तभी देव बड़े ही शान से सिगार पी उस विशाल गोदाम के अंदर दाखिल हुआ। गोदाम के अंदर का नजारा किसी बहुत बड़े भूल भुलैया जैसा था। चारों तरफ लकड़ी के बड़े बड़े बैरल, शराब की पेटियां, इंपोर्टेड ब्रांड्स के कार्टन छत तक लगे हुए थे। कम से कम 100 करोड़ रुपए का माल वहां पर रखा हुआ था। बिल्ला देव को लेकर अपने बीच वाले कैबिन में गया और उसे कुर्सी पर बैठाया। बिल्ला ने बहुत ही चापलूसी भरे अंदाज में पूछा, बताइए पटेल साहब, आपको कितना माल चाहिए और कहाँ डिलीवर करना है? देव ने अपनी सिगार को एस्ट्रे में दबाया। उसने अपनी जींस की जेब में हाथ डाला और अपनी स्टोरेज रिंग के माध्यम से एक के बाद एक 500 नोटों की 20 गड्डियां यानी 10 लाख रुपए टेबल पर ऐसे फेंके जैसे मूंगफली के दाने हो। देव ने अपने गुजराती लहजे में कॉन्फिडेंस के साथ कहा,
ये तो सिर्फ चाय पानी का खर्चा है बिल्ला भाई। मुझे हर महीने 50 करोड़ का माल चाहिए, सीधे सूरत या अहमदाबाद के पोर्ट पर। लेकिन मेरा धंधा बड़ा रिस्की है। मैं पैसा पानी की तरह बहा सकता हूँ, लेकिन मुझे भरोसा चाहिए। मुझे कैसे ऐसे वैसे सप्लायर से माल नहीं लेना जिसकी सप्लाई चेन कमजोर हो। अगर कल को जोगिंदर भाई को पुलिस ने पकड़ लिया, उनके सप्लायर्स ने धोखा दे दिया, तो मेरा तो 50 करोड़ डूब जाएगा ना। आगे से बिल्ला ने 10 लाख रुपए को देखकर अपनी लाल टपका दी। उसका लालच अब उसके दिमाग में पूरी तरह हावी हो चुका था। इसलिए बिल्ला ने घमंड में अपना सीना चौड़ा करके कहा, अरे पटेल साहब, आप जोगिंदर भाई की सप्लाई चेन पर शक कर रहे हैं? जोगिंदर भाई का नेटवर्क लोहे की तरह मजबूत है। पुलिस तो क्या, सरकार भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। उसकी ये बात सुनकर आगे से देव ने अपने चेहरे पर एक नकली उपहासपूर्ण मुस्कान लाकर कहा, "हं, बोलने वाले तो हर कोई बोलता है बिल्ला भाई। मुझे सबूत चाहिए। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे पास इतना माल लगातार आता का रहेगा? कौन लाता है तुम्हारा माल? किस ट्रांसपोर्ट कंपनी से आता है? किन सप्लायर से खरीदते हो? जब मैं तुम्हारी पूरी सप्लाई चेन का कच्चा चिट्ठा अपनी आंखों से नहीं देख लेता, तो मैं 50 करोड़ की डील साइन नहीं करूंगा। देव ने अपनी बात खत्म करके एक गाड़ी मेज पर गड्डी और फेंक दी। वैसे ही उन गड्डी ने बिल्ला के दिमाग में आखिरी ताले को खोल दिया। उसे लगा कि बस एक किताब दिखाने से 50 करोड़ का ऑर्डर मिल जाएगा। जोगिंद्र भाई उसे इनाम में लाखों रुपए देंगे। इसलिए बिल्ला ने खुशी से पागल होकर कहा, आप बस 1 मिनट रुकिए पटेल साहब। ये कहकर बिल्ला ने अपनी कुर्सी से उठकर अपने उस कैबिन के पीछे एक गुप्त तिजोरी खोली। उसने एक तिजोरी में एक लाल रंग की बहुत मोटी डायरी निकाली, लाकर देव के सामने मेज पर रख दी। बिल्ला ने बहुत ही शान से उस डायरी के पन्ने पलट कर कहा, ये लीजिए पटेल साहब, ये जोगिंदर भाई के इस पूरे एम्पायर की अमाउंट बुक है। इसमें हमारी पूरी सप्लाई चेन है। आप देख सकते हैं, हमारा सारा विदेशी माल और काकतीय लॉजिस्टिक्स समुद्र शिपिंग कॉरपोरेशन के कंटेनरों में छुप कर आता है। ये जो तीनों नाम थे, ये आर के डिस्टिलरीज, सिल्वर ओक ब्रूरीज और वेंकट रेड्डी, ये हमारे मेन सप्लायर्स हैं। ये जो लाल रंग में नाम लिखे हैं, ये वो पुलिस वाले और एक्साइज ऑफिसर हैं जिन्हें हम हर महीने करोड़ों की रिश्वत देते हैं, ताकि हमारी गाड़ियां बिना चेकिंग के पास हो जाएं। उसके बाद सुनकर वो अकाउंट बुक देखकर देव की आंखों में एक बहुत ही सूक्ष्म और शातिर चमक आ गई। उसने वो डायरी अपने हाथ में लेकर मन ही मन कहा, काकतीय लॉजिस्टिक्स, समुद्र शिपिंग, आर के डिस्टिलरीज। देव ने उन नामों को अपने दिमाग में स्कैन कर लिया। यही वो नसें थी जो जोगिंदर के उस काले एम्पायर को जिंदा रखे हुए थी। अगर इन नसों को काट दिया जाए, तो जोगिंदर का धंधा 24 घंटे में बिल्कुल वेंटिलेटर पर आ जाएगा। तभी देव ने उस डायरी को बड़े ही आराम से अपनी तरफ खींच कर कहा, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। तुम्हारी सप्लाई चेन तो बड़ी मजबूत है बिल्ला। ये कहकर देव ने अचानक अपने आईफोन 15 प्रो मैक्स जेब से निकाला और बड़ी ही फुर्ती से उस डायरी के मेन पन्नों की 5-6 फोटो खींच ली। ये देखकर बिल्ला थोड़ा घबरा गया। उसने घबरा कर कहा, अरे अरे पटेल साहब, आप फोटो क्यों खींच रही हैं? देव ने अपनी सर्द आवाज में कहा। क्योंकि बिल्ला भाई, देव की आवाज अब उस बनावटी गुजराती से नवाब से बदलकर वापस उस खौफनाक और ठंडी मौत से भरी देवांशु ओबरॉय की आवाज में बदल चुकी थी। उसने अपनी बात को पूरी आगे करके कहा, क्योंकि मुझे ये देखना है और याद रखना है कि आज मुझे किन किन कंपनियों को हमेशा के लिए बर्बाद करना है। वहीं देव की आवाज सुनकर अचानक एक का बदला लहजा देखकर बिल्ला के मेंटल डोमिनेंस बड़े ही डाउन हो चुकी थी। और ये सब देखकर बिल्ला के शरीर का खून एक पल में जम गया था। उसे समझ आ गया कि ये कोई हर्षद पटेल नहीं, ये तो कोई और ही है। इसलिए उसने चिल्लाकर पूछा, तू तू कौन है बे तू? ये कहते हुए बिल्ला ने घबराकर अपनी पिस्तौल की तरफ हाथ बढ़ाया, तो मेज पर रखी थी। लेकिन बिल्ला का हाथ पिस्तौल तक पहुंच पाता उससे पहले देव का बाएं हाथ बिजली की स्पीड से आगे बढ़ने लगा। देव ने बिल्ला का हाथ पकड़कर उस मेज पर इस जोरदार क्रश किया कि बिल्ला की उंगलियों की हड्डियां कड़क की आवाज के साथ टूट गई और बिल्ला जोर जोर दर्द से चीखने लगा। तभी देव कुर्सी से बड़ी शान से खड़ा हुआ। उसने अपनी शर्ट के बटन वापस लगाए और अपनी गोगल्स को उतार कर टेबल पर रख दिया। तभी देव ने बिल्ला की आंखों में मौत का खौफ भरकर कहा, मेरा नाम देवांशु ओबरॉय है बिल्ला।
वही देवांशु ओबरॉय उर्फ देव, जिसे तुम्हारे जोगिंद्र भाई के कुत्ते रात भर पूरे शहर में ढूंढ रहे थे। मैं खुद उसके 100 करोड़ के गोदाम में चलकर आ गया हूँ। अब क्या करेगा बिल्ला? क्या जोगिंद्र को फोन करेगा? क्या उससे पहले ही देव यहाँ से चला जाएगा? कैसे होगा अब जोगिंद्र का अंत, जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें।